Okay. Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Good evening. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. All right. तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? I'll start sharing my screen. Great. Thank you. Great. Okay. So I'll just start sharing my screen. Let me know. Give me thumbs up if you can see my screen. Yes. Can you see my screen, everyone? Okay. All right. Fine. तो लास्ट टाइम हमने किया था ग्रेविटेशनल वेव्स. ओके फाइन, थैंक यू. सो हमने ग्रेविटेशनल वेव्स के अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि स्पेस में या ब्रह्मांड में बहुत अलग अलग तरीके के वेव्स होते हैं, जैसे हम एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गैमा रेज, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारे अलग अलग नामों से जानते हैं, जिनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है. ओके और इन सारे वेव्स में से सबसे नाजुक और सबसे सेंसिटिव या सबसे डेलिकेट वेव है वो ग्रेविटेशनल वेव है. ये ग्रेविटेशनल वेव जो है वो पूरे ब्रह्मांड में एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स. आप यूनिवर्स में कहीं पे भी जाएंगे आपको ग्रेविटेशनल वेव्स मिलेंगे. ओके जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वर्म होल, ब्लैक होल, एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स और एनी ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द सेलेस्टियल सिस्टम, यू विल फाइंड ग्रेविटेशनल वेव्स प्रेजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर सकते हैं या ग्रेविटेशनल वेव्स की रेंज को पढ़ सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लीगो. लीगो इज नथिंग, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. ये जो लीगो जो जगह है, ओके, ये एक ऑब्जर्वेटरी है. जैसे हमारा नेहरू साइंस सेंटर कैसे एक ऑब्जर्वेटरी है, नेहरू सेंटर ऑब्जर्वेटरी है. अलग अलग हमारे देश में जो अलग अलग जैसे कि वो भूल भुलैया वो है ना, जो जयपुर में और दिल्ली में है, क्या बोलते हैं उसे, वो भी एक तरह की ऑब्जर्वेटरी है. ओके इफ यू नो. सो ये सारी ऑब्जर्वेटरी, जैसे एक लीगो करके ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स के वेवलेंथ को पढ़ा जाता है और उससे अलग अलग चीजों को डिटेक्ट किया जाता है. अपकमिंग वेव्स या अपकमिंग स्टॉर्म्स या एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो लीगो के जरिए डिटेक्ट होती है. इसके बाद हमने देखा था फ्री फॉल. अभी कोई भी चीज जो फ्री फॉल की स्टेट में कभी आती है जब भी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी एक्ट करता हो. ओके फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम दो एग्जाम्पल ये देखे थे, दो एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि एक स्टोन और दूसरा वाला फेदर. दोनों को हमने ओपन एयर सिस्टम में डाला था, जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. तो हमने देखा था कि स्टोन सबसे ज्यादा फास्ट नीचे गिरता है और फेदर जो है वो लेफ्ट राइट होके फिर धीरे से नीचे गिरेगा आफ्टर स्टोन हैज ऑलरेडी पास्ड. और फिर हमने देखा कि वैक्यूम में इन दोनों को छोड़ा तो दोनों भी एट अ सेम टाइम फॉल हुए, क्योंकि इन दोनों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा था. और ऐसे सिचुएशन में जब सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है एंड इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इसे हम बोलते हैं फ्री फॉल. यहाँ पे जब वैक्यूम में हमने दोनों को रखा और दोनों को भी ड्रॉप किया, दोनों भी सेम टाइम पे नीचे आए, दोनों को जो भी टाइम लगा था वो सेम था. और इससे हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल when it is free or when it is completely independent from the presence of air, okay, and the frictional force. Okay, ये दोनों चीजों फ्रिक्शनल फोर्स और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ब्यूयॉन्सी से भी फ्री रहेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्री फॉल के स्टेट में होते हैं. तो फ्री फॉल हम सभी को समझ में आ गया. हमने कुछ इक्वेशंस भी देखे थे फ्री फॉल से रिलेटेड, हमने ग्रेविटी के रिलेटेड फ्री फॉल को हमने मेजर किया था. इसके बाद आते हैं हम अलग पार्ट पे जहाँ पे हमने देखा था वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन प्लेस ऑन द अर्थ. क्योंकि हम अर्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हमने ये भी देखा था कि अर्थ पे जब हम वैल्यू ऑफ जी मेजर करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये पूरी सेम होती है थ्रू आउट द अर्थ. इसके बाद हमने ये भी देखा था
कि गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा का इस्तेमाल किया था टू डेमोन्स्ट्रेट दैट बोथ द स्फीयर रीच ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ओके, तो इन्होंने ये वाले लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा का इस्तेमाल किया था, और ये पिज़ा का जो टावर है इसके थ्रू इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसके बाद यही डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम किया था, टू शो दैट अगर ऑब्जेक्ट कितना भी हैवी हो या लाइट हो, उसके ऊपर अगर सिर्फ और सिर्फ प्योरली ग्रेविटी एक्ट करती है तो वो एट अ सेम टाइम फॉल होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सॉल्ड एग्जाम्पल्स पे। अब ये जो दो सॉल्ड एग्जाम्पल है हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, पहले हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखा था अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Earth's gravitational force is higher than the object of the larger mass. Why doesn't that object fall down with higher velocity as compared to the object with lower mass? Okay, ये एक सवाल रहा था कि हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, बड़ा है फोर्स, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों नहीं जाता है? वो उसका जवाब हमें ये वाले पार्ट में मिला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नो प्रॉब्लम द्विजेश, इट्स ऑल राइट, वी आर जस्ट रिवाइजिंग लास्ट टाइम्स, ये जो हमने किया था लास्ट टाइम के सेशन में वही हम रिवाइज कर रहे हैं। यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग। वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी इन लास्ट स्टैंडर्ड। तो हमने एक पोटेंशियल एनर्जी स्टडी की थी। पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलते हैं? जब भी कोई भी एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होती है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारे टॉपिक्स के बाद आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ये सॉल्व एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे, एक साथ करेंगे इसे। तो अभी हम आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है, ओके, सबसे पहले हम बेसिक चीज जान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वो होती है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होती है। सपोज ये ऑब्जेक्ट एक रेस्ट वाली पोजीशन पे है, ओके, यहाँ पे इसमें जितनी एनर्जी स्टोर होगी और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, हम उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके, और आप सभी को पता है जब ये ऑब्जेक्ट गिरता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है कौन सी एनर्जी में? गिरते वक्त ये मूविंग एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? यस स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल एनर्जी है। मूविंग एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का ऑपोजिट एनर्जी कौन सा है? Nobody knows? Yes, excellent, काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की ऑपोजिट एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जो कि मूवमेंट या मोशन में रहती है। ठीक है, इसके बाद द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि कोई भी स्टेट मतलब एक स्टोर्ड होती है, ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। स्टोर मतलब उसके अंदर सेव की हुई रहती है, ओके, वो इस्तेमाल नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट और इट्स पोजिशन, या फिर वो किसी भी पोजिशन पे रखा गया ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेस एज वी गो टू द ग्रेटर हाइट्स। जितना ऊपर जाएंगे हम अर्थ के सरफेस से, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इससे ऊपर जाएंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो और भी और बढ़ते जाएगी, ये इंक्रीज होते जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जितने हम हाइट पे जाएंगे। We had assumed that potential energy of an object of mass m at an height of h from the ground is mgh। ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम किया था? हमने ये अज्यूम किया था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, हमने ये अज्यूम किया था द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज इसकी हाइट कहाँ पे स्टोर किया हुआ है? ये h हाइट पे स्टोर किया है, ये ग्राउंड लेवल है, इसे h की हाइट पे स्टोर किया है। ठीक है, एंड ऑन द ग्राउंड इट इज 0। ठीक है, सो ये जो हाइट h है फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh एंड ऑन द ग्राउंड इट इज 0। अगर हमने इसको हाइट के ऊपर स्टोर किया है, एक जगह पे स्टोर किया है,
तो इसका जब हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे तो मास आएगा, हाइट आएगा और ग्रेविटी का पुल आएगा। तो इन सबको मिला के बनेगा m इंटू एच इंटू जी। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर हाइट। अगर हमने बात की इसकी कि अर्थ पे, यही मास को हमने अर्थ पे लाया, तो फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ग्राउंड पे छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड पे रखा है, तो इसका क्या रहेगा, mgh या फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी ग्रेविटी के साथ है, इसकी हाइट भी ग्रेविटी के साथ है और इसका मास भी ग्रेविटी के साथ है, तो सब कुछ एक ही जगह पे है, तो हम इसको जीरो कंसिडर करेंगे। सभी को समझा ये जीरो क्यों रहेगा? सगळ्यांना कळालं हे झिरो का असणार? जर का ग्राउंड लेवल वरती असेल तर, ओके, जर का हाईट वरती असेल तर मास, ग्रॅव्हिटी आणि त्याचं हाईट काउंट होतं, आणि ग्राउंड लेवल वरती असेल तर फक्त त्याचं झिरो काउंट होतं. त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत, when h is small as compared to the radius of the earth, we can assume g to be constant and can have the above formula mgh. Okay, but for the large values of h, अगर हाइट और भी बड़ी रही, the value of g will go on decreasing. अगर हाइट बढ़ेगा तो इसका g का वैल्यू डिक्रीज होगा, अगर हाइट कम रहेगा तो g का वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है. with increase in h for an object at infinite distance from the earth, for example ये earth है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है अर्थ से, जिसका डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ठीक है. तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे द वैल्यू ऑफ g विल बिकम जीरो अल्टीमेटली. यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी बन जाती है, g इज इक्वल्स टू जीरो बन जाती है. क्यों बनेगी जीरो, कोई बता सकता है? ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और इसका जीरो वैल्यू क्यों है? कोई पर्टिकुलर वैल्यू क्यों नहीं है? एनीवन कैन टेल मी? कोई बता सकता है जीरो क्यों है? यस स्टूडेंट्स, यू कैन गिव इट एंड ट्राई. एनीथिंग? ओके, जीरो इसलिए है क्योंकि एक तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ चुका है, यहाँ पे इसकी ग्रेविटी की पुल एंड हो गई है और ये अभी एस्केप हो चुका है, यहाँ से बाहर निकल चुका है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से. तो यहाँ पे इसकी ग्रेविटी की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ये कोई ग्रेविटी से संबंध नहीं रखेगा. इसलिए यहाँ पे क्या बताया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इसका मतलब नो पर्टिकुलर डिस्टेंस, कोई रेंज नहीं, ठीक है. सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो इन सच कंडीशन. तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू कितनी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की, जीरो हो जाती है ऑब्जेक्ट की, और साथ में जब वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ जाता है तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी सीधे जीरो हो जाती है, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. So it is more appropriate to assume the value of potential energy to be zero there. Thus, for smaller distances, that is heights, the potential energy is less than zero. Okay, अगर ये height अगर छोटे distance पे रहेगी और infinite पे नहीं रहेगी, infinity पे नहीं रहेगी और smaller distance पे रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी potential energy count होगी क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटी के फील्ड के अंदर है, ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है, ग्रेविटी चाहे तो उसको खींच के अर्थ पे गिरा सकती है. सो इट इज नेगेटिव. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द हाइट ऑफ द h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmm अपॉन r प्लस h. ओके, यहाँ पे क्या है, m एंड r आर अर्थ्स मास एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली. एवरीवन अंडरस्टूड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता है तो उसको ग्रेविटी के साथ जोड़ दो. अगर ग्रेविटी एक्ट करेगी पोटेंशियल एनर्जी पे तो ये बनेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके, अगर ग्रेविटी उसको नीचे खींच पाती है तो आपका काम हो गया. अगर ग्रेविटी उसे खींच नहीं पाती है मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, स्पेस में चला गया, जहां पे जीरो ग्रेविटी रहेगी. जीरो ग्रेविटी रहेगी तो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी. क्यों जीरो होगी? क्योंकि अगर आप mgh वाले फॉर्मूला में डालोगे मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, ओके, सपोज आपके पास हाइट है सो एंड सो किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर्स, ओके,
उसके बाद आपके पास जी की वैल्यू है 0 क्योंकि ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही है, और एम की वैल्यू सपोज आपके पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है से 50 किलो। ठीक है, इन सबको जीरो के साथ मिला दो तो जीरो ही आएगा ना आंसर। नाउ यू फॉलोड हाउ इट इज जीरो व्हेन इट इज एस्केपिंग अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझा जीरो कैसे आया? ओके अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, अगर आप ये देखोगे, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट ऑफ एच। ओके ग्रेट। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम। अभी आप बता सकते हो कि ये माइनस में क्यों है और प्लस में क्यों नहीं है? ये माइनस किस खुशी में आया है यहाँ पे, कोई बता सकता है? हम्म, ये जी एम एम भी तो हो सकता था, माइनस की जरूरत क्या है? यस। Now this G, capital G and capital M stands for universal gravitational force, mass of the earth, radius of the earth, height of the object or mass of the object. Exactly, very good Vijesh. It is for ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसका ग्रेविटी नेगेटिव होगा। ओके इसलिए आपका ये जो इक्वेशन रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, वो रहेगा माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, इसलिए माइनस है बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। वेरी गुड। ओके आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विथ एवरीवन। शैल वी प्रोसीड अहेड? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक के? कोणाला काही अवघड वाटतंय, काही समजलं नाही? ये स्टूडेंट्स क्लियर? ओके ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ग्रेट, ऑल राइट। एस्केप वेलोसिटी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक पे बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ की ग्रेविटी के बाहर निकल जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो वो अटेन कर लेता है अपने आप में एस्केप वेलोसिटी। ओके वो अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर लेता है, और ये जो वेलोसिटी, ये जो स्पीड होती है इसकी, ओके जो ग्रेविटी को एस्केप करती है उसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। So escape velocity, we have seen that when a ball is thrown upwards, its velocity decreases. अगर आप 1 सेकेंड के लिए बॉल को थ्रो करो यहां से लेके यहां तक, ओके यहाँ पे आने के बाद 1 सेकेंड के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए इस बॉल की जो स्पीड रहेगी यहाँ पे स्टेबल होके, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। ओके ये जो स्पीड है डिक्रीज हो जाएगी। पहली बात, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट है, तो यहाँ तक सपोज ये फास्ट है, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और जब इसकी स्पीड या इसके ऊपर हमने डाला हुआ फोर्स खत्म हो जाएगा तो ये 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे बॉल हॉल्ट करेगी। ओके आफ्टर दैट द स्टोन या बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। okay now this has already reached its maximum velocity. Now this ball or the stone will start preparing himself to come down. ठीक है ये तो ऊपर गई थी और इसके बाद अभी ये नीचे आएगी। इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज दिस। इसकी जो मैक्सिमम हाइट अटेन करने की कैपेसिटी किस पे डिपेंड रहेगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे। पहले हमने कितना इस पे जोर लगा के इस बॉल को कितना जोर से फेंका, उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये कितने हाइट पे पहुंचेगा। अगर आप लोगों ने शॉर्ट पुट खेला हो स्पोर्ट्स डे के टाइम पे, या आपने थ्रो बॉल खेला हो, अगर आप थ्रो बॉल या वॉलीबॉल ये सब डालते हो, जितना फोर्स से आप बॉल डालते हो उतना ही वो दूर जाता है या उतना ही वो ऊपर उठता है। ओके सो लाइकवाइज यहाँ पे भी हमने बॉल को ऐसे नहीं डाला है, हमने बॉल को सीधा डाला है, तो ये हमारा बॉल उतना ही अटेंड करेगा जितना हमने उसको स्पीड दिया है या वेलोसिटी में डाला है उसको। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। Now, thus the higher the initial velocity, the larger is the height reached by the ball. Yes, जितनी initial velocity यहाँ पे ज्यादा रहेगी, ओके इसके ऊपर जितना हम जोर से धक्का देंगे इसे, उतना वो हायर हायर होते जाएगा। ठीक है नाउ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का ये क्या है सिंबल? स्मॉल यू है, और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है स्मॉल वी। ओके
न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ने क्या बताया है? फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन इनटू एस। क्या होता है? व्हाट इज एस? ट्वाइस एक्सेलरेशन इनटू एस क्या होता है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। यस, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एस क्या स्टैंड करता है? किसी को नहीं पता? 12 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता एस क्या होता है। नो वन नोज। वेरी गुड। एग्जैक्टली, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह चेंज करना। वेरी गुड विजेश। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो किस पे निर्भर करती है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी टू टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी बॉल की होती है 0 एंड एक्सेलरेशन होता है माइनस जी क्यू, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो आपका 0 इज इक्वल्स टू बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस, नो प्रॉब्लम द्विजेश, यू कैन चेक द रिकॉर्डेड सेशन लेटर ऑन। ओके, तो ये बनता है यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एस एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल विल बी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 टाइम्स ग्रेविटी। क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जमीन से लेके आसमान तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? अपनी जगह को चेंज करना। तो यहाँ पे इसने अपनी जगह कितनी चेंज की है? ग्रेविटी के अगेंस्ट गया है यहां से लेके आसमान तक। सो दिस इज वॉट द एग्जैक्ट लॉ इज। अब आते हैं हम अगली सेंटेंस पे। द रीजन फॉर दिस इज दैट हायर द इनिशियल वेलोसिटी द बॉल विल oppose द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ मोर एंड लार्जर विल बी द हाइट टू विच इट कैन रीच। जितना आप स्पीड में हो या फिर जितना आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे उतना वो अर्थ की ग्रेविटी के खिलाफ ज्यादा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता चल गया अभी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। अगर आप अपना फोर्स डालोगे तो अर्थ की ग्रेविटी के खिलाफ जा सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक और बात है। वी हैव सीन इन द अबव दैट वैल्यू ऑफ जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो हायर एंड हायर। जितना हम दूर जाएंगे या जितना हम अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड को एक्सीड करेंगे वहां पे जी की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी। ओके, उसके बाद दस द फोर्स ऑफ पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड विल ऑल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग। मतलब जितना ये बॉल ऊपर जाएगा उतना उसका डाउनवर्ड फोर्स जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। इसलिए आपका बॉल जो है एक टाइम पे अर्थ की ग्रेविटी को फ्री कर चुका रहेगा। So if we are keeping this increasing the initial velocity of the ball, it is going to reach larger and larger heights and above a particular value of initial velocity of the ball. The ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever. अगर इस पे हम और भी फोर्स अप्लाई करते गए तो ग्रेविटेशनल पुल के एकदम बाहर चला जाएगा जितने बार सैटेलाइट जाते हैं, और एक टाइम आएगा जहां पे वो एस्केप वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा एंड इट विल नॉट कम एंड फॉल बैक ऑन द अर्थ, and this velocity is called as a escape velocity. So we can determine its value by using the law of conservation of energy, which is as follow. तो escape velocity को हम conservation of energy के साथ जोड़ के हम इसको follow कर सकते हैं। Everyone followed what is escape velocity? Escape velocity और free fall में फर्क है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। Escape velocity will allow that object to escape the gravity pull of the earth. और फ्री फॉल में इट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, ओनली एंड ओनली। तभी हम उसे बोलते हैं द बॉडी इज इन अ फ्री फॉल। क्लियर विथ दिस? एनी डिफिकल्टी? किसी को कोई दिक्कत है? कोणाला काही शंका आहे ह्याच्यामध्ये? एक्झाम्पल समजले? द बेस्ट एक्झाम्पल यू कॅन गिव्ह ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज, एक्झाम्पल्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी कुठले कुठले एक्झाम्पल देऊ शकता त्याच्यामध्ये? एक्झाम्पल्स: सैटेलाइट,
योर हेलीकॉप्टर, नॉट हेलीकॉप्टर बट योर एरोप्लेन्स, ओके। एरोप्लेन्स आपका जो है आपके स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर जाते हैं, ओके। ट्रोपोस्फियर में एरोप्लेन हॉवर होते हैं, ओके, क्योंकि वो एक ग्रेविटी को थोड़ा सा एस्केप कर चुके होते हैं और ऊपर से एल्यूमिनियम के बने हुए रहते हैं एरोप्लेन, तो वो ऑलरेडी लाइटर होते हैं, ठीक है, उनको और भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। आपके सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रेडियो सैटेलाइट, ये सारे आपके ट्रोपोस्फियर से ऊपर मीजोस्फियर में लोकेटेड होते हैं, ओके, उसके ऊपर जाते हैं। उसके बाद आपके जो और भी बड़े बड़े जो सैटेलाइट्स होते हैं या स्पेस या फिर हबल्स टेलीस्कोप होता है, वो आपके आइनोस्फियर में लोकेटेड होते हैं, जहां पे पूरा का पूरा ग्रेविटी से फ्री होता है। यस, वेरी गुड, इट इज शोन इन द मूवी मिशन मंगल। यस विजेश, ओके। तो वहां पे आपको वो मिशन मंगल में भी वो जो सैटेलाइट होता है एक एक स्टेजेस को पार करता है। इफ यू सी, हर एक स्टेज को एक लेयर को पार करने के बाद वो अपने आप को सेपरेट करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी। अब आते हैं हम एस्केप वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे, ठीक है। एक तो देखेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ पे एस्केप कितना रहेगा इसका एस्केप वेलोसिटी, और दूसरा हम देखेंगे अगर वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस अटेन कर लेता है अर्थ से दूर जाके तो क्या रहेगा। For that, we have to go through this. An object going vertically upwards from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity escapes the gravitational force of the earth. Okay? यहाँ पे क्या बोला गया है? It will escape the gravitational force of the earth. The force of the gravity being inversely proportional to the square of the distance becomes zero only at infinite distance from the earth. This means that for the object to be free from the gravity or gravitational force of the earth, okay, it has to reach infinite distance from the earth, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हमारी ग्रेविटी काउंट नहीं कर सकती है। दैट इज ऑब्जेक्ट विल बिकम टू द रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड विल स्टे ओवर देयर फॉर एवर। इसलिए स्पेस में चीजें फ्लोट होती है, ओके okay? और जिस कोई भी ग्रह से ग्रेविटी का पुल आता है वहां पे चली जाती है, क्योंकि वहां पे इसके वेलोसिटी में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स, अगर एक बार ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स जाने लगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये स्टार्ट होने वाली वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। अगर ये दोनों भी वेलोसिटी इक्वल रही और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अर्थ के गया, ठीक है, तो क्या होगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये है ग्रेविटी घटते जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी एस्केप वेलोसिटी की स्पीड में है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जाएगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ओके, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ग्रेविटी घटेगी और इसका डिस्टेंस जो है बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते तो ग्रेविटी भी बढ़ती, डिस्टेंस भी बढ़ता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा गया है ग्रेविटी घटेगी और इसका डिस्टेंस जो है बढ़ते जाएगा। नाउ यू फॉलोड दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है, सो इट विल बिकम जीरो ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। और एक टाइम ऐसे आएगा कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा और ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, तो ही वो ग्रेविटी से फ्री हो सकता है। और ये ऑब्जेक्ट ये क्या होगा, ग्रेविटी से फ्री होके स्पेस में रेस्ट में चला जाएगा, मतलब ये कोई मूवमेंट नहीं बताएगा, वहीं पे वो रुक जाएगा। सो यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है और एक द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ पे है, ठीक है। तो इन दोनों के केस में क्या होगा, ए काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। आप सभी को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, ओके, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने पीछे डिराइव किया था, -gmm/r, ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी।
टोटल एनर्जी क्या होती है, E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हम कभी काउंट करेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलाएंगे, मतलब स्टोर्ड एनर्जी के साथ फॉलिंग एनर्जी मिलाएंगे, तो पता चलेगा टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, अब ये तो था सरफेस ऑफ द अर्थ पे। हमने यहाँ पे क्या किया, 1/2 इंटू mv² माइनस gmm/r। ठीक है, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, एवरीवन नोज दैट। अभी क्या करेंगे, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, एक बार वो इनफाइनाइट पे चला गया तो जीरो होगी, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, तो नीचे नहीं आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो बनेगी, क्यों बनेगी, ना ग्रेविटी है ना मास है अर्थ का कोई लेना देना नहीं है, ना रेडियस है अर्थ का, ओके, कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन जब मास को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वैल्यू जीरो आएगा। यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, दिस इज टोटल एनर्जी E1 ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ऑन एक्सटर्नल अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, या फिर इन इनफाइनाइट डिस्टेंस हम इसको E2 रखेंगे। अगेन टोटल एनर्जी का मतलब है आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला के। काइनेटिक जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, जीरो प्लस जीरो बिकम जीरो। ये दोनों इक्वेशन समझ में आए, यहां तक के क्लियर है एवरीवन? शैल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट? एवरीवनस क्लियर विद दिस? इसके ऊपर आपके सम्स और इसके ऊपर आपके यस वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। शैल आई प्रोसीड अहेड नेक्स्ट पार्ट? ओके, सो या थैंक यू। सो यहाँ पे आप एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करोगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 इज इक्वल टू E2। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या बोलता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, total amount of energy in the entire universe remains same, energy can be converted from one form to another, right? तो हम ये लेंगे, टोटल मास और टोटल एनर्जी इन एंटायर यूनिवर्स विल रिमेन द सेम। सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 इज इक्वल टू E2। दैट मीन्स आपका total energy on the surface of the earth will be equal to total energy at infinite distance from the earth। ठीक है, हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व भी तो करना है। E1 की वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देंगे, E2 का वैल्यू हमने जीरो डाल दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जितने सारे कैलकुलेटिव पार्ट है उसको इस तरफ भेज देंगे इक्वल टू के। तो हमने क्या किया, हमने क्या यहाँ पे आपका मास और हाफ इनको एक तरफ रख दिया, और हमने v² एस्केप मतलब हमने वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी को हमने सेपरेट कर दिया, क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी जानना चाहते हैं कितनी है। तो हमने एस्केप वेलोसिटी वाले यूनिट को डिफरेंट कर दिया, और हमने क्या किया यहाँ पे gmm/r। तो हमारा gmm हो गया अपॉन r हो गया, एज इट इज आया। यहाँ का m कटेगा, यहाँ का m कटेगा, अगर आप देख पाते हो तो। ठीक है, यहाँ का m कैंसिल होगा, यहाँ का m कैंसिल होगा, v² अपनी जगह पे बचा। हमने हाफ को इस तरफ भेज दिया, जब हाफ इक्वल टू के इस तरफ जाता है तो ये इनवर्स हो जाता है, 1/2 का 2/1 हो जाएगा। ओके, तो आ गया यहाँ पे 2/1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। सो 2 इंटू gm/1 ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे। तो हमने स्क्वायर को इस तरफ भेज के यहाँ पे रूट हो जाएगा, जो स्क्वायर इक्वल टू के इस तरफ है वो यहाँ पे शिफ्ट होके रूट बन गया। तो जैसे कि वैसे ही हमने इक्वेशन को रखा है, आगे जाके हमने इधर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपका रूट बन गया। अब यहाँ पे और भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, कुछ कन्वर्जन वगैरह पॉसिबल है। यहाँ पे क्या कन्वर्जन कर सकते हो, कुछ कन्वर्जन कर सकते हो, एनीथिंग, कहीं से कुछ ला सकते हो।
यस स्टूडेंट्स, सो हमारी यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी है विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू जी एम एम अपॉन आर, जो कि बन जाता है 2 एज इट इज रहेगा, स्मॉल जी आ जाएगा इंटू आर हो जाएगा। ये कहाँ से आया? जी एम स्मॉल जी कैसे बना? जी एम स्मॉल जी कैसे बना? एनीबडी? if you go in your textbook, if you go back in your textbook यहाँ पे, ओके यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट बुक में देख पा रहे हो, लेट मी टेक यू बैक। ये देखिए, ये याद है सभी को, स्मॉल जी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये सभी को याद है या भूल गए? यहां से आया है, ओके यहां से हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया है, जी एम अपॉन आर, ओके तो यहाँ पे आपका आर, यस तो यहाँ पे ये पूरा रिप्लेस हुआ है स्मॉल जी के साथ, पूरा का पूरा ये वाला इक्वेशन, दिस पार्ट। सो अभी आ गया आपका और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म, 2 इंटू जी इंटू आर। अभी रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट रहता है, वो आपके पास है ऑलरेडी, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ये है अर्थ, और ये कैपिटल जी जो था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन था, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी है? 6.67, और स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8, तो हम 9.8 को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। कैपिटल आर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁶, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको नहीं दिया एग्जाम में तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। सो इससे हमें ये पता चलता है द स्पेस क्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून और टू द अदर प्लैनेट्स हैव टू हैव their initial velocity larger than the escape velocity so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel to these objects. ओके तो इसका मतलब ये है कि इनकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होनी चाहिए स्पेसक्राफ्ट की, तब जाके ये एस्केप वेलोसिटी में अटेंड करेंगे और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाएंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? एनी डिफिकल्टी? एनी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स? यहां तक सभी को क्लियर है? इजी टू अंडरस्टैंड? इसमें से कुछ भी नहीं समझा है आपको? एक्सेलेंट, ओके प्लीज कीप लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज रेडी विथ यू। ये सारे जो फॉर्मूलाज है आपको एक लिस्ट डाउन करने हैं, ठीक है। एवरी टाइम आप टेक्स्ट बुक में जाके देख नहीं सकते हो, यू हैव टू लिस्ट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज देयर। नाउ लेट अस गो टू अनदर पार्ट क्विकली। आते हैं हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल पे। पहले हम एस्केप वेलोसिटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर समय रहा तो हम प्रीवियस सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। ओके सो यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 1 में हमें क्या कैलकुलेट करना है? एग्जाम्पल 1 में हमको कैलकुलेट करना है एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ओके अभी तक हमने अर्थ की सरफेस की देखी थी, वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून। अगर हम मून की बात करेंगे तो मून का मास और मून का रेडियस हम काउंट करेंगे। मास है 7.34 इंटू 10⁻22 kg और रेडियस है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, सबसे पहले कैपिटल जी की वैल्यू लिख ली, ये बाय डिफॉल्ट हमको याद रहनी चाहिए, मास आर। सीधा हमने एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला में डाल दिया। हमारे पास फॉर्मूला 2 है, हम ये यूज कर सकते हैं या हम ये यूज कर सकते हैं। हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास मास भी है, ग्रेविटी भी है, रेडियस भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर दिए, कैपिटल जी, कैपिटल एम, आर। हमने यहाँ पे कुछ कैंसलेशंस कैरी आउट किए, एज आई टोल्ड यू आपको है ना पहले डेसिमल पॉइंट को हटा के होल नंबर बनाना है उसको,
होल नंबर बनाने के बाद आप उसको कैंसिल करो और फिर बाद में चाहिए तो डेसिमल पॉइंट डालो। और आपको ये 10 रेस टू ये वैल्यूज आपको बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करनी है, ये आपको काम आएगी आगे जाके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, अगर आपने इसके डिडक्ट कर दिया है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको वैल्यू मिली है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। सो एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून विल बी 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, क्या मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत है या आप सभी को समझ में आया? ऑलवेज चेक आउट फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपका गिवन इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया है ग्रेविटी, गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया है रेडियस, गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया है मास, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके गिवन इन्फॉर्मेशन में सिर्फ ग्रेविटी और रेडियस दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ठीक। सो लेट अस गो टू अनदर पार्ट, इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एम आई गोइंग टू फास्ट? नो? ओके, ओके, ग्रेट। ओके, चलो, नाउ लेट अस गो टू वेटलेसनेस इन स्पेस। ये होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लेंगे। आप एक्सरसाइज तो उन पे सॉल्व कर सकते हो ना, तो वो एक फिनिश कर देंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नाउ सिंस इट इज योर वार्म अप चैप्टर एंड इट इज योर फर्स्ट चैप्टर, हमने थोड़ा स्लो किया है, नेक्स्ट चैप्टर्स ऑनवर्ड्स हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ओके, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है, जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो सेशन के एंड में हम 5 मिनट्स का ये रखेंगे डिस्कशन, तो आप चैट में लिख के मुझे बताना जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, राइट नाउ वी विल गो स्लो फॉर दिस चैप्टर, तो उसके बाद थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे। ठीक है, आर यू ऑल फॉलोइंग माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग? हिंदी ठीक है सभी के लिए, मराठी भी? माई वे ऑफ टीचिंग इज गुड, मतलब वेल अंडरस्टूड, या थोड़ा फास्ट हो रहा है? इट्स ओके, ओके, ऑल राइट, ठीक है, ओके, ग्रेट, फाइन, थैंक यू। चलो अब आते हैं वेटलेसनेस इन स्पेस। अगर आप लोगों ने काफी सारे वीडियोस देखे रहेंगे स्पेस के, ठीक है, तो आप जैसे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स या फिर ये सारे स्टेप आउट करते हैं तो वो वहां पे अपने आप को वेटलेस फील कर पाते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? एक तो वहां पे ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं होती है, दैट इज बट ऑब्वियस, लेकिन फिर भी वो मूव होते हैं, होवर होते हैं स्पेस में, क्योंकि यहाँ वहां चल फिर पाते हैं। So space travelers as well as objects in the spacecraft appear to be floating. Why does this happen? Through the spacecraft, it is a height, though the spacecraft is at height from the surface of the Earth, the value of small g there is not zero. Okay, वहां पे आपका gravitational acceleration completely zero नहीं होता है. In the space station, the value of small g is only 11% less than its value on the surface of the Earth. ओके हम बोलते हैं ग्रेविटी जीरो है, ग्रेविटेशनल पुल जीरो है, लेकिन आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 11% अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम होता है, लेकिन वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, thus the height of the spacecraft is not the reason for the weightlessness. Okay, their weightlessness is caused by their being in the state of free fall. As I told you, स्पेस क्राफ्ट में जो एक वैक्यूम सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस क्राफ्ट में होते हैं, the astronauts who return on the earth, they teach how to walk on the earth, they have been given training for that. Yes, correct, you are right. एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और वहां पे उनको बताया भी जाता है कैसे चलना है, कितना फास्ट चलना है और कितना स्लो चलना है। ओके, क्योंकि वो वैक्यूम को अपोज नहीं कर सकते और स्पेसक्राफ्ट में जो होता है वो वैक्यूम होता है। somebody raised hand? Yes, Vedika, you can type your doubt in chat box.
Please add your doubts in chat box. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, in the meantime you type, I'll go further here. तो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट में वैक्यूम बना हुआ रहता है. अब वैक्यूम जब बनता है, ओके, अगर आपने देखा रहेगा स्पेस क्राफ्ट में, जब भी वो एक बटन जो होता है वो प्रेस करते हैं तो सारी की सारी चीजें ग्रेविटी पे आ जाती है, ग्राउंड लेवल पे आती है. और जब भी वो वापस बटन प्रेस करते हैं तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, पूरी एयर निकल जाती है. करेक्ट. सो दैट टाइम दे आर इन अ फ्री फॉल स्टेट. ओके, वो वैक्यूम स्टेट में होते हैं जहां पे सारी चीजें फ्लोटिंग नजर आती है और वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 11% लेस होता है अर्थ की ग्रेविटी से. अब दो द स्पेसक्राफ्ट इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ because of its velocity along the orbit, the only force acting on it is a gravitational force and earth, and therefore it is free fall. So उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है और इसीलिए आपका जो स्पेस क्राफ्ट है वो भी फ्री फॉल की स्टेट में होता है. As the velocity of free fall does not depend on the properties of an object, the velocity of free fall is same for the spacecraft, the travelers and objects in the craft. So जितनी velocity spacecraft की है उसी velocity में जो ट्रैवलर्स भी रहेंगे, उसी वेलोसिटी में खाना भी रहेगा उनका, उसी वेलोसिटी में उनके मैप्स भी रहेंगे, उसी वेलोसिटी में उनके स्पेस सूट्स भी रहेंगे. ओके, आप सभी लोगों ने पढ़ा है ना वेलोसिटी के बारे में 9th स्टैंडर्ड में. अगर आप बस में बैठे रहोगे तो आप जो बस उस वेलोसिटी से मूव होगी तो आप भी उसी वेलोसिटी से मूव होगे. करेक्ट. सेम अप्लाइज ओवर हियर. सो यहाँ पे क्या होता है, ये वेलोसिटी जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है. ये जो वेलोसिटी में स्पेसक्राफ्ट होता है उसी वेलोसिटी में सारी ऑब्जेक्ट्स उसके साथ मूव करती है. Thus, if traveler release an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and will appear to others as a weightless object. अगर उसके हाथ से कुछ भी गिर जाता है स्पेसक्राफ्ट में तो वो फ्लोटिंग नजर आता है, क्योंकि फिलहाल जो आपका स्पेसक्राफ्ट है फ्री फॉल के स्टेट में है. इसलिए आपके सारे ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट के जो है वो फ्री फॉल स्टेट में होते हैं. एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज वेटलेसनेस इन स्पेस? तो वेटलेसनेस इन स्पेस में आपका पूरा का पूरा ग्रेविटी एब्सेंट नहीं होता है. ग्रेविटी होती है लेकिन 11% ही होती है अर्थ की, मतलब ना के बराबर होती है लेकिन होती है. और आपके बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मिला के या आपके स्पेसक्राफ्ट को मिला के सभी फ्री फॉल के स्टेट में होते हैं. ठीक है. So this is called as a escape velocity. Everyone followed? Any difficulty? वेदिका, आप कुछ पूछना चाहते थे? You raised your hand. You haven't typed yet. अभी तक आपने टाइप नहीं किया. ठीक है. Anybody wants to ask me anything? Nothing? Understood so far? No problem, no problem वेदिका. I just thought कि आपको कुछ पूछना है. No problem. ठीक है. अब हम आते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पे. ठीक है, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करके हम स्टॉप कर देंगे. ये लास्ट पार्ट कर लेते हैं. ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है हमारे इसके साथ है, फ्री फॉल से रिलेटेड है. ठीक है. अब ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में हम क्या देखने वाले हैं, दो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे. बहुत सिंपल है. यहाँ पे क्या बताया है, एन आयरन बॉल, एक सेकेंड, an iron ball of mass 3 kg is released from the height of 125 meters. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइट मिल गई. and falls freely on the ground. यहाँ पे वर्ड यूज किया है falls freely, मतलब ये फ्री फॉल वाला है. assuming that the value of small g is 10 meter per second. ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड. हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? सबसे पहले टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, velocity of the ball on reaching on the ground, the height of the ball at half the time it takes to reach the ground. तो सबसे पहले time taken by ball to reach the ground completely, speed of the ball on reaching on the ground, कितनी स्पीड से नीचे आती है बॉल, height of the ball at half the time it takes to reach the ground. ओके, मतलब आधे डिस्टेंस पे
कितना टाइम लगता है पहुंचने के लिए, हाइट ऑफ द बॉल क्या हो सकती है। तो हमारे पास मास है सबसे पहले 3 kg, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज 125 मीटर्स। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की हम रख देते हैं इसको u, एंड ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होती है, एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू a विच इज इक्वल्स टू g। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो स्मॉल a है, ग्रेविटी से रिलेटेड बात करेंगे तो स्मॉल g बन जाता है, विच इज इक्वल्स टू, ये भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये सारे डेटा को ऑब्जर्व करेंगे और हम एक इक्वेशन चुनेंगे जिसके अंदर हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पहुंचा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो हम सिलेक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। सबसे पहले सम में हम यूज करेंगे टाइम टेकन, फाइंड आउट करना है ना, वो मिल सकता है हमें न्यूटन के सेकेंड इक्वेशन में। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमको फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी मिलेगी जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। ओके, फाइनल वेलोसिटी की हमें अभी जरूरत नहीं है, हम फर्स्ट में क्या देखने वाले, टाइम टेकन। तो जितने सारे टाइम से रिलेटेड टर्म्स है हम वो रिप्लेस करेंगे। तो हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। एस की क्या है, एस की वैल्यू है हमारे पास 125, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 125, u है 0, t एज इट इज रहेगा हाफ, अभी a है 10 क्योंकि a इज इक्वल टू g, और यहाँ पे t एज इट इज रहेगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जितना कट हो सके हमने कट किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5t यहाँ पे ये कर दिया, सारे टर्म्स को एक तरफ लाइए, यू कैन ट्राई लाइक दिस। सो 125 is equals to 0 into t becomes, ये t स्क्वायर है ना, हाँ, 0 into t becomes 0, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लस 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू 10, यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा, कट हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 जा 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ पे 10 मिल गया, इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं हम, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 125 को एज इट इज रखेंगे। फिलहाल एक तरफ का हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 0 + 1 बिकम्स 1, ओके, 5 इंटू टी, और प्लस ये कितना होता है 5t स्क्वायर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट। हमने टी स्क्वायर को अकेला छोड़ दिया उसके हाल पे, और 125/5 कर दिया। सो 5 कितने से 125 आएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, ओके, यहाँ पे 25, 5 5 जा 25, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 25 जो स्क्वायर यहाँ पे रूट हो जाएगा, ओके, सो रूट ऑफ 25, 25 कितना, t। सो t का वैल्यू हमको क्या मिला, 5 मिला, 5 5 से 25 होता है ना स्क्वायर रूट में, t का वैल्यू हमें 5 मिला। एवरीवन अंडरस्टूड कैसे सॉल्व किया है, ये आ गया t का वैल्यू 5। अंडरस्टूड एवरीवन, एनी डिफिकल्टी। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड, हमको t की वैल्यू मिल गई, टाइम मिल गया, ओके। टाइम मिलने के बाद हम आते हैं, ओके ग्रेट, चलो ठीक है। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे। टाइम का काम हो गया, हम वेलोसिटी का काम कर लेते हैं। तो वेलोसिटी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, हमको वेलोसिटी किस में मिलेगी, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में मिलेगी, करेक्ट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फिजूल का कॉम्प्लिकेट क्यों करने का ना, थर्ड इक्वेशन स्क्वायर्ड वाला है, वापस स्क्वायर का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, जितना हो सके सिंपल इक्वेशन ले लो, क्योंकि वेलोसिटी तो फाइंड आउट करनी है फाइनल वाली। उसके लिए हम आते हैं, एक सेकेंड, आई जस्ट इरेज दिस ऑल, इरेज ऑल है ना, यस। अभी हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन पे। यहाँ पे हमने इधर सब्सटीट्यूट की वैल्यू, v को एज इट इज रखा यहाँ पे, ओके। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमारे पास एक्सेलरेशन 10 है, और t अभी की वैल्यू मिल गई 5, तो ये बन गया 50 मीटर, ये मिल गया फाइनल वेलोसिटी। अब हमको क्या चाहिए,
द वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर्स। ये भी मिल गया सेकेंड वाला, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये इसकी बारी है। ठीक है, फर्स्ट हो गया, अब थर्ड की बारी है। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या लिखना है हमको, हाफ टाइम फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसने क्या पूछा कि हाफ डिस्टेंस पे आने पे, ठीक है, हाफ द टाइम मतलब हाफ टाइम में फाइंड आउट करना है। सो हाफ टाइम का मतलब क्या होता है, जो टाइम का वैल्यू है डिवाइड बाय 2। ठीक है, जो अभी हमने फाइंड आउट की है उसके डिवाइड बाय 2, तो हमको हाफ टाइम का वैल्यू मिलता है 2.5। नाउ बॉयल्स हाइट एट दिस टाइम इज s। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड इक्वेशन वी हैव डिस्प्लेसमेंट और ये वाला, तो हम इसमें रिप्लेस करेंगे, s को एज इट इज रखेंगे 0, हाफ इंटू दिस स्क्वायर। ओके, अगर आप कट करोगे इसको, 2 1 जा 2 अगेन 5 जा, ओके, 2.5 इंटू 2.5 इंटू ये 5, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू यहाँ पे ये वाला। दस हाइट ऑफ द बॉल इन हाफ टाइम इज इक्वल्स टू 125 माइनस 31.25। वाई 31.25? 125 में से क्योंकि हाफ टाइम पूछा है, तो हम पूरे टाइम में से हाफ टाइम माइनस करेंगे, तो हमको ये 93.75 मीटर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इस तरह से ये तीसरा इक्वेशन भी सॉल्व किया है। एनी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स? सबको समझ में आया? इजी टू अंडरस्टैंड? नो डाउट्स? ग्रेट। ये वाला एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल 2 आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। अगर समझ में नहीं आया, वी विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई होप सो फार इट इज क्लियर विथ एवरीवन, क्या है क्या नहीं है। फ्री फॉल वाले एग्जाम्पल्स भी देख लिए और हमने एस्केप वेलोसिटी वाले एग्जाम्पल भी देख लिए। एस्केप वेलोसिटी में सीधा सीधा बताते हैं कि भाई आपका ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की इसको क्रॉस कर चुका है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर चुका है। ओके, तर हे दोन्ही एग्जाम्पल्स तुम्हाला व्यवस्थित स्टडी करून मगच सॉल्व करायचे। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने बोलेंगे। सो लेट अस वाइंड अप हियर, लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। ओके, ठीक है, सो सी यू अगेन इन अ नेक्स्ट वीक। इन द मेन टाइम आपका ये सेकेंड एग्जाम्पल फ्री फॉल वाला इज अ होमवर्क। बाय स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय। Okay, I'll stop sharing my screen. Bye, students.